इन द वर्ल्ड। S-400 में फखर भाई चार मतलब जो सिस्टम होता है वो रडार सिस्टम में देखता है, इंटरसेप्ट करता है और फायर करता है। इसमें मोटा मोटे तरह से बोले कंप्लीट सिस्टम है। $5.4 बिलियन का इंडिया ने रशिया के साथ डील की थी, और जब ये कैट्स का जब ये एक्ट लगा था उससे पहले ये डील हुई थी। ये भी यहाँ बताना जरूरी है। अब ये जो मिसाइल सिस्टम है शायद अभी चाइना के पास है, टर्की के पास है, रशिया के पास है, और अब इंडिया के पास आ रहा है। अब इसका जो कहते हैं इसकी मार इतनी अचूक है, F-16 या F-22 रैप्टर जो लेटेस्ट अमेरिकन प्लेन है वो भी इसको पार नहीं कर पाता। इसमें 4 तरह के मिसाइल्स है। एक की रेंज 50 किलोमीटर है, एक करीब 80 से 100 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करता, एक 250 किलोमीटर तक करता, और एक 400 किलोमीटर और अबव करता। अब ये अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक इसका इंटरसेप्शन है, मैक्स 7 पे ये इंटरसेप्ट करता है, तो काफी हाई लेवल पे इसका इंटरसेप्शन होता है। अब इसमें एक और खसूसियत क्या है कि ये कंबाइंड सिस्टम है, मतलब कंप्लीट एंड टू एंड सिस्टम। ये नहीं एक यहाँ से आ रहा है एक यहाँ से आ रहा है, कंप्लीट एंड टू एंड सिस्टम है। और इसमें एक और विशेषता ये है कि ये कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा है। ये कोई मतलब एक जैसे एक वो पुराना नहीं है, मतलब सिस्टम नहीं है। अगर आप देखेंगे जो इंडिया को सिस्टम मिल रहा है, जो पब्लिक फोरम में इंफॉर्मेशन, अब एग्जैक्ट क्या मिल रहा हो मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पर उसमें क्या है कि जो जैसे देखिए डिफरेंस है, जो चाइना को मिला उसमें जो 400 किलोमीटर तक जो मिसाइल इंटरसेप्ट करती वो चाइना को रशिया ने दी नहीं। कारण क्या, उन्हें लगता था ये रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले, और रशिया में ये भी काफी इस पे मतभेद बना था, चाइनीज को दोगे नहीं दोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। पर उन्होंने कंक्लूड किया कि जब तक इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेगी तब तक S-1000 बन जाएगा, तो 400 पे बिल्कुल आउटडेट हो जाएगा, 486 हो जाएगा, इसका कोई फायदा है नहीं। तो अब जो इंडिया को मिला है वो 450 मिला। 450 क्यों मिला, 2 कारण है इसके। ये मैं आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो ओपन फोरम में है। इसमें फखर भाई एक तो है जो चौथा मिसाइल है, जो सबसे पोटेंट मिसाइल इसका कहते हैं, जो ज्वेल इन द क्राउन कहते हैं। इसकी मैंने सुना है कहीं फोरम्स में बातचीत हो रही थी कि इसकी जो रेंज है करीब 600 किलोमीटर या ज्यादा हो सकती है इंटरसेप्ट की। जो लेटेस्ट किसी के पास भी वो 400 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं है। चाइना के पास जो मेजर इसका ये जो चौथा मिसाइल है ये तो है ही नहीं, तो 250 से आगे वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज इसमें आती है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है कि अगर इसके आसपास भी आप निकल जाओ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का, तो ये टारगेट के पास जाके फट जाता है। तो यानी कि वो टारगेट खत्म। अगर टारगेट को मिस भी कर गया, टारगेट इसको अवॉइड भी करके अगर 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है तो ये उड़ जाता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जो इसमें एक स्पेशल फीचर है जो अभी किसी इंटरसेप्शन मिसाइल में नहीं है। अब प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की रेंज जो है, जो नॉन पैरामीटर्स है 1.5 किलोमीटर है, बट जो इंडिया को मिल रहा है, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है इसकी रेंज कहीं ज्यादा है। अब वो कितनी है क्या है वो इन्फॉर्मेशन किसी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये S-450 है जो इंडिया को मिल रहा है। अब जो रशिया अपने लिए डेवलप कर रहा है, यहाँ एक बात बोलूंगा, वो S-500 to 600 है। तो रशिया के बाद जो अपना शील्ड अल्टीमेटली अपग्रेड होगा वो इससे भी आगे का है। तो मतलब जो हम S-400 कहे तो ये टेक्निकली स्पीकिंग 250, 300, 400, 450, 500, 600 तक आज के डेट में ये जा रहा है। ये इसका जो बैकग्राउंड है S-400 का, ये जी ठीक है। अच्छा सुमित जी, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि एक बहुत लेटेस्ट किस्म की चीज है जो दुनिया के शायद 3-4 बड़े ममालिक के पास, और उन्होंने पता है कि ये चीज। फखर भाई देखिए 3 कारण है। पहला कारण है कि एक पेट्रोइड मिसाइल शील्ड है, पर उसका इंटरसेप्शन और रेंज और एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। अभी जो बेस्ट माना जाता है S-400 के बाद वो है आयरन ड्रोम इजराइल का, पर वो 600 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करता है, 400 किलोमीटर तक करता है। ये इसका कोई प्रूफ अभी नहीं है, पर आयरन ड्रोम भी नंबर 2 या नंबर 3 पे आएगा। तो आप देखिए S-400, पेट्राइट और आयरन ड्रोम ये आगे पीछे नंबर 2 नंबर 3 पे आएंगे ये। अब दिक्कत क्या, अमेरिकन चाहते थे कि आप हमसे पेट्रोइट मिसाइल शील्ड ले लो। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब मैंने आपको पहले में एक पॉइंट बताया था, जो F-16 और F-22 रैप्टर को गिरा दे, तो अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है 22 रैप्टर, अगर वो इसकी मार में आता है तो ऑब्वियसली अमेरिकन को ये चीज पसंद है नहीं। उनका कहना कि जो भी ये मिसाइल लेता है ये डेंजरस है और उसके अच्छे के लिए नहीं है, ये उनका मानना है। जैसे राफेल हमने लिया, तो राफेल के टाइम में कह रहे थे जी आप X-16 ले लो, फिर बोला अच्छा आप हम X-16 की असेंबली यहाँ ले आएंगे। हमने बोला यार F-16 तो आउटडेटेड है, F-16 का करेंगे क्या। और दूसरी बात ये है, एक तो ये मुद्दा, एक अपनी सेल वाला मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है कि अगर आप कल को एक
कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हैं अमेरिकन के साथ, वहां S-400 इंटीग्रेट नहीं होगा। किसी भी एक्सरसाइज में S-400 अमेरिकन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा। तीसरी चीज ये है क्योंकि अब उन्होंने, जब ये S-400 लोगों ने खरीदना शुरू किया, उन्होंने कैट्स का एक्ट लाया। कैट्स का एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई ये लेता तो वो उसके खिलाफ सैंक्शन लगा सकते हैं। चाइना के खिलाफ सैंक्शन लगा दी, टर्की के खिलाफ उन्होंने सैंक्शन लगा दी। पर इसमें एक कैच भी है फखर भाई, जब हमने ऑर्डर किया था तब ये एक्ट नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइनल से होता वो जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन के पास है, लगाना है नहीं लगाना पाबंदी, और कितनी लगानी है। अगर हम तीसरे सवाल का जवाब दूं मैं, अभी हमने पीछे उनसे करीब $30 बिलियन के इक्विपमेंट करीब साल एक बार में खरीद लिए, और करीब जो पाइपलाइन है करीब करीब वो 60 से 100 बिलियन डॉलर की है आने वाले 5 साल में, जो उनको दिख रही है कम से कम। तो अगर आप 50, 60, 100 बिलियन डॉलर के इक्विपमेंट खरीदने की वक्त रखते तो आप पे सैंक्शंस नहीं लग सकती। देखिए कॉमर्स है, हाँ लगेंगी कुछ कॉस्मेटिक, कुछ वो कहते हैं ना वो दिखाने के लिए कुछ सैंक्शन वैंक्शन लगेगी, पर एक्चुअली नहीं लगेगी। 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने वाले पैसे पे चलती, 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदने वाले हो, वो भी तो रुक गया ना। देखिए इसमें टू है, एक तो ये इक्विपमेंट आपके पास आ गया, दूसरी बात जो 50, 100 बिलियन का आपको पाइपलाइन दिख रहा है वो भी रुक जाएगा। तो आपको सैंक्शन लगा के मिलेगा क्या? आपको मिलना कुछ है नहीं। तो बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। बट एक मैंने कहीं ये भी सुना था, एक अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, कि कहीं ये भी सुनने में आया कि हो सकता है कुछ चीज के लिए हम पेट्रियट मिसाइल शील्ड भी ले लें, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। और DRDO भी अपना एक मिसाइल शील्ड डेवलप कर रहा है, धनुष। तो ये पॉसिबिलिटी है कि धनुष भी जो है वो भी डेवलप करेगा। तो हो सकता है तीनों आ जाए, S-400 भी आ जाए, पेट्रियट भी आ जाए कहीं के लिए, और कहीं के लिए जो अपना मिसाइल शील्ड है उसकी भी टेस्टिंग काफी एडवांस स्टेज पे हो गई, इंटरसेप्शन काफी उसने कर ली है। तो ये तीनों मिसाइल शील्ड आ सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा सुमित जी, एक चीज तो ये है कि जिस तरीके से बात हो रही है, मतलब ये भी एक पॉइंट रेज किया जा रहा है कि क्वाड की वजह से अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है। शायद हिंदुस्तान को इतनी नहीं है, हिंदुस्तान को शायद चाइना के खिलाफ है थोड़ी बहुत, लेकिन शायद वो सेटलमेंट उनकी आपस में हो जाए, बातचीत हो भी रही है और काफी हद तक चीजें सॉर्ट आउट भी हुई हैं। लेकिन अमेरिका का जो कंसर्न है वो चाइना के हवाले से वो बड़ा क्लियर है, और मेरे ख्याल में उनके लिए हिंदुस्तान से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है इस रीजन के अंदर जिसके वो बात करे और या अपना सिस्टम और ये सेटअप वो लगा सके। तो ये है कि ये एक अमेरिका के, मतलब लाजमी सी बात है, वो कोई शायद मैं कहता हूं हमारी एशियंस की तरह नहीं सोचते, वो बहुत दूर की सोचते हैं। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि वो कहें नहीं यार बस ठीक है, शील्ड $5 अरब, $6 अरब यार, इस मतलब इट्स लाइक अ पीनट फॉर अस, छोड़ दें, अगर वो उधर से खरीद भी लें तो होने दें, क्योंकि वो ये चीज अप्लाई कर चुके हैं टर्की के ऊपर। हालांकि उन्होंने एक नया भी अभी ऑर्डर किया है वहां पर उनके साथ, रशिया के साथ उन्होंने बहुत सख्त किस्म की जिसे कहते हैं कि पाबंदियां लगाई टर्की के ऊपर। लेकिन तैयब उर्दवान ने कहा यार जो करना है करो, मैं तो खरीद रहा हूं, तो उन्होंने खरीदा। तो हिंदुस्तान के पास तो मैं कहता हूं उनकी काफी दुम पसी हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की कोई स्ट्रिक्ट किस्म की लगाई जाए। लेकिन आपकी नजर है तो क्या कहते हैं इस हवाले से? ठीक है, दो मसले इसमें। पहले अमेरिका को पता है इंडिया का 50 से 60% आर्सनल जो अभी भी है वो रशियन है। स्पेयर्स के लिए, सपोर्ट के लिए आपको रशिया के पास जाना ही जाना पड़ेगा, उनको पता है ये। तो अगर ये सैंक्शन लगा के वो सोचे कि इंडिया रशियन हार्डवेयर और सपोर्ट नहीं लेगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60% आर्सनल इज रशियन, तो आप उसको बदल नहीं सकते रात में जाके। दूसरी बात, इंडिया ने कहा भाई हमारी मर्जी है, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किससे कौन सा हथियार और कौन सी डील करें, आप हमें ये डिक्टेट नहीं कर सकते। ये भी दूसरी क्लियर बात है। तीसरी बात है, देखिए फखर भाई, ये चीज तो $5 बिलियन की है, आपके पास 100 बिलियन की पाइपलाइन पड़ी है। अभी 5th जनरेशन फाइटर भी खरीदना है, वो करीब $120 बिलियन का सारा हिसाब किताब उसका दिख रहा है। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 200-220 बिलियन डॉलर की बातें हो रही है। तो आप, और एक और पॉइंट भी इसमें, इंडिया चाइना के बाद यूएस का सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना के साथ उनका $600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हमारे साथ करीब $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो भी पॉजिटिव हो सकता है। जो अगर वेपन्स की डील्स देखे तो ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस जीरो हो जाता है। तो सेकंड बिगेस्ट पार्टनर हम, सबसे बिगेस्ट बायर हम, और जो हमारा म्यूचुअल ट्रेड है मैंने बोला नंबर 2 है। और हम रशिया से तब भी सामान लेंगे, आर्सेनल वहां का है। बट आपने ये सैंक्शंस और ये एक्ट लाके दुनिया में अनाउंस कर दिया। देखिए आप टर्की पे सैंक्शन लगा सकते हैं, टर्की से ना आपका ज्यादा ट्रेड है, ना टर्की आपसे कुछ ज्यादा लेता देता है।
बट जो हमारा क्वांटम ऑफ बिजनेस अमेरिका के साथ है, इसीलिए ये बातचीत वाली बातें हो रही है, इसीलिए ये टेक्निकल रीजंस आ रहे भाई, ये आने से पहले ये डील हुई है। और तीसरी बात है कि आप इंडिया को टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा आर्सेनल रशियन है। अगर सुखोई है आज तो उसका स्पेयर है, सपोर्ट है, उसके लिए रशिया जाना पड़ेगा। करेक्ट। मिग 21 है, काफी सारे रडार सिस्टम है जो रशियन है। ठीक है, अब कुछ इजराइल से आता है, कुछ फ्रांस से आता है, कुछ अमेरिका से आता है, बट हर जगह से आता है। पर कल को फिर एक और इसमें समस्या है। कल को फ्रांस बोलेगा अगर आप इजराइल से खरीदोगे तो मैं आपको राफेल पे सपोर्ट नहीं करेगा। इजराइल बोलेगा आप फ्रांस से खरीदोगे जी, मैं इस पे सपोर्ट नहीं करूंगा। तो इस चीज को मतलब ना, इस चीज को मैनेज करने वाली बात है। अमेरिका की दिक्कत ये है कि उन्होंने ये ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है। अब अनाउंस कर रखा है, आपने कोई चीज डिक्लेयर कर रखी है। देखिए, जब पहले प्रॉब्लम थी, ईरान से ऑयल लेने के लिए इंडिया को एक्सेप्शन मिलता था। केवल इंडिया ईरान से ऑयल लेता था और कोई किसी को अलाउड नहीं था। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है, जिसका जितने ट्रेड लेना देना, और उस पर अभी ये जो कॉड आ गया है, कॉड के होते हुए अगर आप इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे तो आप तो कॉड को ही वीक कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कॉड का इंडो, आपने तो एशिया पैसिफिक को बोल दिया इंडो पैसिफिक कमांड, रिनेम कर दिया इंडो पैसिफिक। नई स्ट्रेटजी लिख ली, नया डॉक्ट्रिन लिख दिया, 2+2 कर लिया। जिस पिलर पे इंडो पैसिफिक खड़ा है, अगर आप उस पिलर पे सैंक्शन लगाओगे तो भाई साहब पैसे भी गए, कॉड में भी नुकसान, हर तरफ से नुकसान। पर अब जो पॉलिटिशियन है, बड़ी कंट्री से, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेट कर रखी है। अब इसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि अच्छा, अभी 3 महीने में तो आ रहा है सामान रशिया से। अच्छा सुमित जी, बिल्कुल। ये तो मैंने तो बल्कि पढ़ा है कि शायद 70 या 80% जो मतलब वेपन है इसके पास हिंदुस्तान दुनिया में गलत मतलब लाजमी सी बात है कर रहे वाली चीज क्या चलता है नहीं पड़ेंगी। अब उन्हें पता है कि इजराइल से भी आता है, फ्रांस से भी आता है, रशिया से भी आता है, अमेरिका से भी आता है, और कुछ इटली से भी आता है। ठीक है जी, 5 बड़े सप्लायर हैं, इनसे आता है। आप नहीं देंगे तो रशियन भी खड़ा है, फ्रेंच भी खड़ा है। इनफैक्ट फिर पीछे तो वो ऑकस के चक्कर में तो फ्रांसीसी नाराज हो गए थे अमेरिका से, भाई तुमने ये 6.5 बिलियन डॉलर की डील थी, 10 बिलियन डॉलर की थी, आपने हमारी खराब कर दी। सबमरीन वाली, हाँ, सबमरीन वाली डील वो खराब कर दी आपने। क्योंकि डिफेंस में ना फखर भाई, इतना बड़ा बायर कोई है नहीं। मतलब ऊपर की 3-4 कंट्री जो इतना बड़ी बाइंग करते हैं। तो आप एक तो वो संभावना, आप जाओगे तो दूसरा खड़ा। दूसरी बात आप देखिए, अगर आप उनके नंबर 2 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हथियार को साइड में कर देते, अभी साइड में कर देते हैं, जिसमें आईटी आता है, रॉ मटेरियल आता है, इंपोर्ट आता है, नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर, आप उसको इंटेग्राइज कैसे करोगे? नंबर 3, आप कॉड का आपका जो पिलर या फलक्रम है वो इंडिया पर रेज, आप उसको कैसे इंटेग्राइज करोगे? जियो पॉलिटिक्स में जो चाइना की मंशा, जो चाइना की स्ट्रेटजी, वो सबके सामने क्लियर है। इसको देखते हुए आप इंडिया को एंटेगनाइज कैसे करोगे? 4 मिलियन इंडियन वहां रहते हैं जो लिटरली आपकी इकोनॉमी में बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे बड़ी बड़ी आपकी कंपनियां चलाते, उसको देखना पड़ेगा आपको। डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी वाला कनेक्ट है, आपको उसका देखना पड़ेगा। पीपल टू पीपल कनेक्ट है, आपको उसको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारा 60% आर्सेनल रशियन है, उसका सपोर्ट और उसके स्पेयर्स तो रशिया से आने हैं, तो ये डील अगर रोक भी दिया आपने, तो जो 60% आर्सेनल है वो रशिया के साथ डीलिंग तो चलती रहेगी। देखिए, बहुत प्रेशर था कि आप F-16 लो, बहुत प्रेशर था कि आप टाइफून लो, बट अल्टीमेटली राफेल पे डिसाइड हुआ, क्योंकि राफेल इज अ मच बेटर एयरक्राफ्ट। तो ये अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है ना, ये हम पे मिटिगेट इसलिए हो जाता है, हमारी 4-5 तरह से उनसे डीलिंग है। केवल हथियारों का लेना देना नहीं। अगर हथियारों का लेना देना हो तो बोलेंगे भाई माई वे और हाईवे। अब आप देखेंगे, को आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, अभी नंबर 1 ऑयल सप्लायर पता है इंडिया का कौन है? क्रूड ऑयल सप्लायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक टाइम में सऊदी अरबिया था, सऊदी अरबिया नंबर 4 पे चला गया आज के डेट में। नंबर 1 इज यूएस, नंबर 2 शायद नाइजीरिया है, नंबर 3 इराक है, और नंबर 4 आ गया है सऊदी अरबिया। तो ये जो चीजें बदली है 10-11 महीनों में, मैं इसको देख रहा 11-12 महीने में, ये सारा जो इक्वेशन है ये बदल गया। अच्छा, अब ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है, और जितना चाइना से ट्रेड कम होगा फखर भाई, उतना इंडिया से बढ़ेगा। कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है ना आपको। आप ये कुछ चीज चाइना से वो नहीं मंगाओ, इंडिया से मंगाओगे। तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और फ्यूचर भी दिख रहा है आपको। और अगर आप देख लो, हमारे साथ आपका ट्रेड बैलेंस्ड है, 20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, पर वो वेपन इधर उधर से बैलेंस हो जाता है। तो कहाँ 600 बिलियन का, आप चाइना को 600 बिलियन दे रहे हो एक्स्ट्रा, और यहाँ 20 बिलियन है, वो भी बैलेंस हो रहा है।
तो जब इन सब चीजों को आप देखोगे, और उनको हमारी जरूरत हमेशा रहेगी आईटी के लिए, उनकी आईटी इंडस्ट्री चलती इंडिया पे, सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं या आउटसोर्सिंग जो है इंडिया से होती है, तो डिपेंडेंस और मैं बोलूंगा एसोसिएशन कहीं फ्रंट्स पे है। तो एक $5 बिलियन की डील, अगर आप बड़ी पिक्चर देखो और इन सब की आप मैथमेटिक्स जोड़ दो, ये 2-3 ट्रिलियन डॉलर का हिसाब किताब बनता है। इसमें $5 बिलियन तो फखर भाई के काउंट ही नहीं करता। बट हाँ, आपने अनाउंस किया है तो अब आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली। आई थिंक आई रेस्ट माय केस। ठीक। अच्छा, एक बस टाइम क्योंकि हमारे पास बिल्कुल तो चाइना डॉलर का पूछा सर, ये देखिए जो अमेरिका और चाइना का जो ये कहानी बनती है ना सारी, चाइना को अगर आपको काउंटर करना, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो मिलिट्री नहीं है, वो है इकोनॉमी। अगर आप अभी चाइना की हालत देखिए, वहां ब्लैकआउट हो रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से, कह रहे हैं पावर नहीं है चाइना में। मेरे कुछ दोस्त है साउथ अमेरिका से, उन्होंने ऑर्डर दिया था, एडवांस दिया था, उनका माल नहीं आ रहा, चाइना से माल नहीं आ रहा। चाइना की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां आपने देखो डिफॉल्ट कर रही है, बॉन्ड्स की पेमेंट नहीं दे रही, जो चाइना की गोस्ट फीस है वो खत्म हो रही है। चाइना का रेमबी कर रही है, बॉन्ड्स की पेमेंट नहीं दे रही, जो चाइना की गोस्ट फीस है वो खत्म हो रही है। चाइना का रेमबी हिल रहा है। और चाइना में एक और चीज जो अभी हुई है, इंडस्ट्रियल इनपुट और एक्सपोर्ट्स जो कम हुए, जो उन्होंने टेक पे क्रैक डाउन किया खुद अपने फिनटेक पे, दैट इज वर्थ $2 to 3 ट्रिलियन, जो उसका इम्पैक्ट है। अब ये जो चाइना की, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्ट लाया था, नाम मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, आई कांट रिमेंबर दैट, बट उसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा था गार्डियन में, उसके चलते फखर भाई 800 बड़ी कंपनियां यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई थी। चाइना की इकोनॉमी में जो पैसे का इनफ्लो है बहुत कम हो रहा है, और अगर वहां पैसे का इनफ्लो कम होता है, आप एक बात कंसिडर नहीं कर रहे, चाइना के ऊपर $50 ट्रिलियन का डेट है, $50 ट्रिलियन, विच इज 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। उस डेट का सर्विसिंग कॉस्ट इज $1 ट्रिलियन सर। 95% कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव 1 ट्रिलियन जीडीपी। उसका डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। तो अभी ये जो आपको चीजें दिख रही है ना, और जो चाइना में पावर शॉर्टेज वगैरह, ये बेसिकली कवर कर रहे चीजों को, चाइनीज इकोनॉमी में क्रैक आने शुरू हो गए। अब अगर यूएस अपनी डिपेंडेंस उनसे हटाता है, तो क्वाड वॉर की, अब मैं सच बताऊं, मिलिट्री ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डिपेंडेंस हटा, ऑल्टरनेट मार्केट डेवलप करो, जो अभी दुनिया में हो रहा। अगर आप देखिए टेस्ला के साथ जो हुआ, जो नाइकी का केस स्टडी हुआ, कई सारी ऐसी कंपनियां जिनके साथ ये चाइनीज ने ये किया। अगर